हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। आज के सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं। दृष्टि द विज़न की बुक से। इसके साथ ही जीएस पोर्शन इस बुक का लास्ट होगा। मैंने सारी चीज़ें कवर कर दिया है, बस आपको फटाफट से देखना है और रिवीजन करना है। और इस बुक को अगर आप देख रहे होंगे मेरी वीडियोज़ को, तो एक चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो भी चीज़ें आपको मिल रही है बहुत कम समय में बिल्कुल बेस्ट चीज़ें मिल रही हैं। और ये बहुत ही अच्छी से है, बिल्कुल एक नोट्स की तरह सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है इकोनॉमिक्स के लिए। इसके अलावा बस आपको करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत होगी। इसको पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा है, हर एक एक टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से उतनी ही चीज़ें इसमें दी हुई है जितने की आपको ज़रूरत है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, ये वीडियोज़। और अब तक दृष्टि द विज़र की बुक से जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं वो सारे ही वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो दो तीन तीन वीडियो मैंने एक सब्जेक्ट के लिए दो दो तीन तीन वीडियो मैंने डाला हुआ है। एक एक बार उस दोनों तीनों वीडियो को फिर से अगर आप देख लेते हैं ना, तो पूरी तरीके से आप तैयार हो जाएंगे इसके लिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए आप लोग। सबसे पहले तो हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार द्वारा किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये तो बात हुई अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में इसके अंतर्गत ये हम स्टडी करते हैं कि व्यक्ति, समाज और सरकार के द्वारा किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है? इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्यतः सिद्धांत और व्यवहार का है। जहाँ पे अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार आदि की बात करता है, वहीं पे अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष की समस्त आर्थिक क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। अतः किसी भी क्षेत्र विशेष के अनुकूल अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग ही उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाता है। किसी भी क्षेत्र विशेष के अनुकूल अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग ही उस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्थाओं देशों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रणालियों और उनमें राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम जानेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। इस अर्थव्यवस्था में किसका किसका उत्पादन होगा, कितना होगा, उसकी बिक्री किस कीमत पर होगी, इन सभी का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें सरकार की कोई भी आर्थिक भूमिका नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और शास्त्रीय अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस को माना जाता है, जो कि 1776 में आई थी। दूसरा, राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का फैसला सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। राज्य अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था 1818 से 1883 में। बोल्शेविक क्रांति 1917 में जो हुआ था, बोल्शेविक क्रांति, इसके फलस्वरूप सोवियत संघ में राज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जहां इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाद के वर्षों में चीन और पूर्वी यूरोप के कई देशों में ये अर्थव्यवस्था प्रचलित हुई। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि हमारे भारत की है। इसमें कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्र की आर्थिक जिम्मेदारी सरकार की होती है और बाकी जो आर्थिक गतिविधियां होती है वो निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जाती है। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण विद्यमान रहते हैं।
जॉन मेनार्ड केन्स ने अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने में समाहित करना चाहिए। ऐसा ही सलाह 1950 के दशक में ऑस्कर लॉन्ज ने समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को दिया था। उनके अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अच्छे तत्वों को अपने में समाहित करना चाहिए। भारत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व के कारण एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अब आगे हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में समझेंगे। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र या क्षेत्रक कहते हैं। पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। वो क्षेत्र जहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कृषि कार्य, उत्खनन, पशुपालन, मछली पालन एसेट्रा। ये सारे ही प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र को कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र वो क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, जिस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है। लौह और इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये सारे जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुशल श्रमिक को व्हाइट कॉलर जॉब और उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब वर्ग नाम से संबोधित किया जाता है। द्वितीयक सेक्टर में व्हाइट कॉलर जॉब, कुशल श्रमिक को व्हाइट कॉलर जॉब और उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक को ब्लू कॉलर जॉब वर्ग नाम से संबोधित किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में अर्थव्यवस्था में सेवाओं के उत्पादन में संबंधित होता है। तृतीयक क्षेत्र सेवाओं में जैसे बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, संचार, रिटेल एसेट्रा, ये सारे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। टर्सरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? अब आगे हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को समझेंगे। किसी अर्थव्यवस्था की सफल आय में उसके क्षेत्रकों के योगदान और उन पर निर्भर जनसंख्या के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम जानेंगे कृषक अर्थव्यवस्था के बारे में। यदि अर्थव्यवस्था के सकल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक हो तो वो कृषक अर्थव्यवस्था कहलाती है। यदि अर्थव्यवस्था के सकल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर का योगदान 50% या फिर उससे अधिक होता है तो वो एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में आ जाता है, कृषक अर्थव्यवस्था कहलाती है। दूसरा, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 50% या इससे अधिक होता है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 50% या इससे अधिक होता है। सेवा अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 50% या उससे अधिक होता है। सेवा अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 50% या इससे अधिक होता है। अब एक इम्पोर्टेंट बॉक्स है यहाँ पे। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित, श्रम आधिक्य वाली, कृषि प्रधान और प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय और उच्च बेरोजगारी आदि विशेषता से युक्त एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। आगे बात करेंगे आर्थिक प्रगति, समृद्धि और विकास के बारे में। सबसे पहले आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस। किसी भी अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव को अर्थव्यवस्था में प्रगति या आर्थिक प्रगति कहते हैं। इसे अर्थव्यवस्था की एक अवधारणा के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है।
किसी भी अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव को अर्थव्यवस्था में प्रगति या आर्थिक प्रगति कहते हैं। इसे अर्थव्यवस्था की एक अवधारणा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मापदंड जैसे यथा सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय आदि को बताने वाले सूचक में समय के साथ बढ़ोतरी को आर्थिक वृद्धि या फिर आर्थिक समृद्धि कहते हैं। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि है। अन्य शब्दों में लंबी समयावधि में देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अतः प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होती है। आगे बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के बारे में। आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है जो कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव को भी शामिल करती है। जहां आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, वहीं पे आर्थिक विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित होती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास तभी कहा जा सकता है जब उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ ही संबंधित लोगों के जीवन में सभी क्षेत्रों में सुधार हो। किसी भी अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास तभी कहा जा सकता है जब उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ ही संबंधित लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार हो। प्रोफेसर अमर्त्य सेन आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार और महबूब उल हक ने गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है आर्थिक विकास को। अब एक इंपॉर्टेंट बॉक्स है यहाँ पे। अमर्त्य सेन का विचार कल्याणकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है और ये मानवीय विकास को अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य मानते हैं। इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जनोन्मुख होनी चाहिए। आर्थिक विकास की मापन विधियां। आगे हम मापन विधियां जानेंगे आर्थिक विकास के लिए। सबसे पहले आधारभूत आवश्यकता दृष्टिकोण। इसका प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के विश्व रोजगार सम्मेलन यानी WEP 1976 में संयुक्त राष्ट्र यानी UN और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। आधारभूत आवश्यकता दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विश्व रोजगार सम्मेलन 1976 में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक यानी PQLI। इसका प्रतिपादन मारिश द्वारा किया गया, जिन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता को मिलाकर के PQLI का निर्माण किया। इसका प्रतिपादन मारिस के द्वारा किया गया, जिन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता को मिलाकर के PQLI का निर्माण किया। अगला क्रय शक्ति समता विधि, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया और वर्तमान में विश्व बैंक विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना और गरीबी दर के मापन के लिए कर रहा है। विश्व बैंक निवल आर्थिक कल्याण मापक यानी NEW। प्रतिपादन जेम्स टोबिन और सेमुएल्सन द्वारा, जिसमें आर्थिक निवल कल्याण बराबर होता है GNP माइनस उत्पादन की छिपी लागत प्लस आधुनिक नगरीकरण की हानियां प्लस अवकाश एवं गृहिणी सेवा होता है, जहां पे GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्री महमूद उल हक द्वारा विकसित अवधारणा है। ये सूचकांक किसी देश में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार किया जाता है, जो कि संबंधित देश में आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करता है। HDI का आकलन 3 आयामों पर किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आकलन जो है वो 3 आयामों पे किया जाता है, स्वास्थ्य के स्तर पे, शिक्षा और जीवन स्तर पे।
स्वास्थ्य, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से व्यक्त किया जाता है। इसे स्वास्थ्य का संकेतक भी कहते हैं और जीवन प्रत्याशा सूचकांक LI के रूप में आकलन करते हैं। दूसरा, शिक्षा ज्ञान के मामले में इसे दो संकेतकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला स्कूलिंग के औसत वर्ष और दूसरा स्कूलिंग के प्रत्याशित वर्ष। इसका आकलन शिक्षा सूचकांक EI के रूप में किया जाता है। शिक्षा का आकलन शिक्षा सूचकांक EI के रूप में किया जाता है। और तीसरा आयाम है जीवन स्तर। इसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका आकलन GNI सूचकांक कैपिटल I स्मॉल I के रूप में किया जाता है। अतः HDI बराबर होता है LI इंटू EI इंटू II पावर 1/3। तो उपयुक्त जो तीनों आयाम थे उन्हीं के आधार पर तैयार HDI को एक रिपोर्ट के रूप में HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नाम से UNDP द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। HDI सूचकांक एक ही स्केल 0 से 1 के बीच देशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थान देता है। 0 से 1 के स्केल में HDI उनके प्रदर्शनों के आधार पर स्थान देता है। तो आगे हम HDI का मान और उस मान में देशों की स्थिति क्या है वो हम जानने वाले हैं इस बॉक्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये है HDI का मान और ये देशों की स्थिति है। यदि HDI का मान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मान 0.800 से ज़्यादा हो तो वो अति उच्च मानव विकास वाले देश होंगे। 0.800 से ज़्यादा हो तो उसमें अति उच्च बहुत ज़्यादा विकास वाले देश आते हैं। यदि 0.7 से 0.799 HDI का मान हो तो उसमें उच्च मानव विकास वाले देश आते हैं। यदि 0.550 से 0.699 हो HDI का मान तो उसमें मध्यम मानव विकास वाले देश आएंगे। जैसे हमारा भारत जो है वो मध्यम मानव विकास वाला देश है, विकासशील देश है। इसका HDI का मान 0.550 से 0.699 है। और यदि 0.550 से कम हो तो उसमें गरीब देश आते हैं, निम्न मानव विकास वाले देश। इसमें देश की स्थिति बहुत गरीब होती है। अब आगे हम बात करेंगे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH की संकल्पना हिमालयी देश भूटान ने 1970 के दशक में दिया, जो कि जीवन स्तर, स्वास्थ्य, समय उपयोग, शिक्षा, सांस्कृतिक विविधता, सुशासन, सामुदायिक जीवंतता, पारिस्थितिक विविधता, लचीलापन और मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित है। विश्व खुशहाल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। ये रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है और इसकी पहली रिपोर्ट 2012 में जारी की गई थी। ये रिपोर्ट सम्मिलित किए गए राष्ट्रों में खुशहाली की माप करती है, जिसका मूल उद्देश्य राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना है। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। खुशहाली माप के आधार क्या क्या होते हैं, किस आधार पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है, कौन सा देश कितना खुशहाल है, वो किस आधार पे मापा जाता है? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और लोक विश्वास यानी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और व्यापार। तो ये है खुशहाली माप के आधार: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और लोक विश्वास, जहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और व्यापार हो। आगे हम बात करेंगे नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय यानी NI नेशनल इनकम कहते हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होती है? किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन और इससे संबंधित सभी सूचनाओं और तथ्यों को सांख्यिकीय विवरणों या फिर खातों के रूप में प्रदर्शित करने के तरीकों को राष्ट्रीय आय का लेखांकन कहते हैं।
साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, साइमन कुजनेट्स को, जिसके लिए उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO राष्ट्रीय आय के आकलन और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है, जो कि इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO की मदद प्राप्त करता है। राष्ट्रीय आय की मापन विधियां। उत्पाद विधि, इसमें एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग की गणना की जाती है। उत्पाद विधि में एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग की गणना की जाती है। इसे मूल्य वर्धित पद्धति भी कहा जाता है। उत्पाद विधि को मूल्य वर्धित पद्धति भी कहते हैं और इसका उपयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरा मापन विधि है आय विधि। इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों द्वारा उत्पादन के परिणाम स्वरूप प्राप्त आय के योग से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें उत्पादन के 4 कारक होते हैं: श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी। आय विधि में उत्पादन के 4 कारक होते हैं: श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी। और तीसरी विधि है व्यय विधि। व्यय विधि बाजार मूल्य पर GDP को घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के ऊपर किए गए कुल व्यय के रूप में भी समझा जा सकता है। बाजार मूल्य पर GDP को घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के ऊपर किए गए कुल व्यय के रूप में भी समझा जा सकता है। इस व्यय में शामिल हैं घरेलू अथवा निजी अंतिम उपभोग C, सरकारी अंतिम निवेश एवं उपभोग व्यय G, विनियोग व्यय I, निवल विदेशी निवेश निर्यात माइनस आयात यानी X माइनस M। तो बाजार मूल्य पर GDP निकालने का ये है फॉर्मूला। GDP मार्केट प्राइस इक्वल टू C प्लस G प्लस I प्लस ब्रैकेट में X माइनस M। C यानी घरेलू अथवा निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस G यानी सरकारी अंतिम निवेश एवं उपभोग व्यय, I यानी विनियोग व्यय और X माइनस M निवल विदेशी निवेश निर्यात माइनस आयात। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य। राष्ट्रीय आय की गणना या तो साधन लागत पर या तो बाजार लागत पर की जाती है, फैक्टर कॉस्ट में या फिर मार्केट प्राइस पे की जाती है। सबसे पहले हम फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत, जिसको कि घटक लागत भी कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। ये साधन लागत उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक द्वारा निवेश की गई लागत होती है। इसे कारखाना लागत या उत्पादन लागत भी कहते हैं। साधन लागत में पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली बिल आदि शामिल होते हैं। फैक्टर कॉस्ट में पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली बिल शामिल होते हैं। साधन लागत में प्राप्त की गई सब्सिडी भी शामिल होती है। साधन लागत में प्राप्त की गई सब्सिडी भी शामिल रहती है। साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। साधन लागत बराबर बाजार मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। अब बात करते हैं हम फैक्टर कॉस्ट के बाद मार्केट प्राइस के बारे में। मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य साधन लागत और अप्रत्यक्ष कर के जोड़ में से अनुदान घटाने पर प्राप्त होता है। बाजार मूल्य साधन लागत और अप्रत्यक्ष कर के जोड़ में से अनुदान घटाने पर प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय का मूल्य। राष्ट्रीय आय की गणना 2 मूल्यों चालू मूल्य और स्थिर मूल्य पर की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना चालू मूल्य और स्थिर मूल्य पर की जाती है। दोनों मूल्यों में अंतर सिर्फ मुद्रास्फीति का होता है। दोनों मूल्यों में अंतर सिर्फ मुद्रास्फीति का होता है। चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय क्या है? जब राष्ट्रीय आय का आकलन प्रचलित बाजार मूल्यों पर किया जाता है तो उसको चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय या मौद्रिक आय कहते हैं। जब राष्ट्रीय आय का आकलन प्रचलित बाजार मूल्यों पर किया जाता है तो उसे चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय या मौद्रिक आय कहते हैं। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय।
जब राष्ट्रीय आय का आकलन किसी आधार वर्ष के मूल्य पर किया जाता है तो उसे स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक होती है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं, पुरानी वस्तुओं, घरेलू सेवा या कार्य, वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे अंश पत्र, ऋण पत्र आदि, ये वित्तीय परिसंपत्तियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के विक्रय, हस्तांतरण, भुगतान यानी वजीफा, पेंशन और गैर कानूनी उत्पादन, विदेशों से प्राप्त उपहारों के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं को, पुरानी वस्तुओं को, घरेलू सेवा या कार्य, वित्तीय परिसंपत्तियों के विक्रय को, हस्तांतरण, भुगतान, गैर कानूनी उत्पादन, विदेशों से प्राप्त उपहार के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट बॉक्स है यहाँ पे, प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्लस मुद्रास्फीति की वृद्धि दर। प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय होता है स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्लस मुद्रास्फीति की वृद्धि दर। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय के मूलतः दो अवधारणाएं होती हैं। पहला घरेलू उत्पाद यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेशनल प्रोडक्ट। शेष सभी अवधारणाएं इन्हीं पर आधारित होती है। इन अवधारणाओं को हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक और गैर निवासी उत्पादक इकाइयों के द्वारा एक निश्चित समय सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, बाउंड्री के अंदर स्थित जो निवासी होते हैं उनके उत्पादक और जो गैर निवासी होते हैं उनकी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी किसको बोलते हैं? किसी भी देश की घरेलू सीमा में और बाहर स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। किसी भी देश की घरेलू सीमा में और बाहर स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को जीएनपी कहते हैं। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस निवल विदेशी साधन आय स्थानांतरण। जीएनपी निकालने का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस निवल विदेशी साधन आय स्थानांतरण। निवल विदेशी साधन आय बराबर होता है विदेशों से अर्जित आय माइनस विदेशों को भेजी गई आय। निवल विदेशी साधन आय होता है विदेशों से अर्जित आय माइनस विदेशों को भेजी गई आय। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी। किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। अतः साधन लागत पर जीडीपी की गणना में सरकार को अदा किए गए कर शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार से प्राप्त सब्सिडी शामिल रहता है। किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, साधन लागत कहा जाता है। अतः साधन लागत पर जीडीपी की गणना में सरकार को अदा किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, कर शामिल नहीं होते हैं, लेकिन सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल रहता है। फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी बराबर होता है मार्केट प्राइस पर जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी मार्केट प्राइस पर।
जब वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हैं? जब वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है तब उसे मार्केट प्राइस पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी एमपी कहते हैं। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालते हैं? जब जीएनपी की गणना उत्पादक कारकों के मौद्रिक मूल्यों के आधार पर की जाती है तब उसे जीएनपी एफसी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, जीएनपी एफपी का, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद निकालने का। ये बराबर होती है जीएनपी मार्केट प्राइस पर जीएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट पर जीएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी मार्केट प्राइस पर जीएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी यानी अनुदान, छूट। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालते हैं? जब वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्यों पर जीएनपी की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की गणना की जाती है तब उसे मार्केट प्राइस पर जीएनपी कहते हैं, जीएनपी एमपी कहते हैं। जीडीपी और जीएनपी के विभिन्न उपयोग क्या क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के क्या क्या उपयोग होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे इस बॉक्स के ज़रिए। जीडीपी में वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर को बताता है और जीएनपी किसी देश और शेष विश्व की परस्पर आर्थिक निर्भरता को दर्शाता है। जीडीपी वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर को बताता है और जीएनपी किसी देश और शेष विश्व की परस्पर आर्थिक निर्भरता को दर्शाता है। जीडीपी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक अपने सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर करते हैं, जीडीपी के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक अपने सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण जीडीपी के आधार पर करते हैं और जीएनपी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व के देशों की रैंकिंग तय करता है जो कि पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित होती है। जीएनपी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व के देशों की रैंकिंग तय करता है जो कि पीपीपी पर आधारित होती है। आगे हम बात करेंगे नेट कॉन्सेप्ट्स यानी निवल धारणाएं। जब सकल मूल्य में से ह्रास को घटा दिया जाता है, डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है तो नेट कॉन्सेप्ट्स निकल आते हैं, निवल धारणा प्राप्त होती है। ये सकल मूल्य कारक लागत या बाजार मूल्य पर व्यक्त हो सकता है। जब सकल मूल्य में से ह्रास को घटा दिया जाता है तो निवल धारणा प्राप्त होती है। ये सकल मूल्य कारक लागत या बाजार मूल्य पर व्यक्त हो सकता है। तो ये होता है फॉर्मूला, मार्केट प्राइस पे एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट पे एनडीपी, मार्केट प्राइस पे एनएनपी और फैक्टर कॉस्ट पे एमएमपी एनएनपी निकालने का फॉर्मूला। मार्केट प्राइस पे एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी मार्केट प्राइस पे जीडीपी माइनस ह्रास करेंगे तो एनडीपी मार्केट प्राइस पे निकल आएगा। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस ह्रास करेंगे तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। जीएनपी माइनस ह्रास करेंगे तो एनएनपी मार्केट प्राइस निकल आएगा और जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से ह्रास करेंगे, माइनस करेंगे तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा। ठीक है, इसको पॉज करके इस फॉर्मूला को एक बार और देख लीजिए। आगे बात करते हैं निवल यानी या शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी क्या होता है? एनडीपी को अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद में से वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती या फिर ह्रास को घटा करके प्राप्त किया जाता है। एनडीपी को जीडीपी में से वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती या ह्रास को घटा करके प्राप्त किया जाता है। और एनएनपी किस तरीके से प्राप्त करते हैं? एनएनपी यानी निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती पर जो आय प्राप्त होती है उसको एनएनपी कहते हैं। एनएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशों से आय मूल्य कटौती। एनएनपी के उपयोग क्या क्या हैं? प्रति व्यक्ति आय की गणना करने में एनएनपी का यूज किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है एनएनपी अपॉन देश की जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बराबर होता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ये राष्ट्रीय आय आकलन का सबसे अच्छा तरीका होता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे। आगे हम राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में संबंध को जानने वाले हैं इस बॉक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी यानी अनुदान, छूट। फैक्टर कॉस्ट पे एनडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी।
फैक्टर कॉस्ट पे जीएनपी निकालने का फॉर्मूला होता है जीएनपी एमपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी निकालने का फॉर्मूला होता है जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी माइनस डिप्रिशिएशन ह्रास। फैक्टर कॉस्ट पे एनएनपी निकालने का फॉर्मूला होता है एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट पे एनडीपी निकालने का फॉर्मूला होता है एनडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। फैक्टर मार्केट प्राइस पे जीएनपी निकालने का फॉर्मूला होता है जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस निवल विदेशी साधन आय स्थानांतरण। जीएनपी मार्केट प्राइस निकालने के लिए जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस निवल विदेशी साधन आय स्थानांतरण। एक बार इसको पॉज करके आप खुद से भी देख लीजिए। आगे हम मूल्यवर्धन की धारणा को जानेंगे। मूल्यवर्धन किसी उत्पादित उत्पाद की इकाई के बाजार मूल्य में संबद्ध उत्पादक इकाई के अंशदान को प्रदर्शित करता है। इस विधि का उपयोग किसी वस्तु या सेवा की दोहरी गणना से बचने के लिए किया जाता है। इस अंशदान का मूल्य निकालने के लिए मूल्यवर्धन विधि का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय प्रत्येक उत्पादक इकाई के मूल्यवर्धन को ज्ञात करते हैं। इस मूल्यवर्धनों का योग ही राष्ट्रीय उत्पाद होता है। सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सीई प्लस ओएस या एमआई प्लस सीएफसी प्लस उत्पादन कर माइनस आधार मूल्यों पर सब्सिडी। जहाँ पे जो सीई है ये कर्मचारियों को मुआवजा है, ओएस परिचालन अधिशेष है, एमआई मिश्रित आय है और सीएफसी निश्चित पूंजी उपभोग है। ठीक है। और जीडीपी निकालने के लिए होता है जीडीपी बराबर आधार मूल्यों पर जीवीए यानी सकल मूल्यवर्धन प्लस उत्पादन कर सब्सिडी। अब एक इंपॉर्टेंट बॉक्स है यहाँ पे, जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी की जगह पे जीवीए में बाजार मूल्य पर की जा रही है, जिसका कि आधार वर्ष 2011-12 है। जनवरी 2015 से सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना अब जीडीपी की जगह पे जीवीए में बाजार मूल्य पर की जा रही है, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। सकल मूल्यवर्धन में उत्पाद करों को शामिल करने पर बाजार मूल्य प्राप्त होता है। सकल मूल्यवर्धन में उत्पाद करों को शामिल करने पर बाजार मूल्य प्राप्त होता है। अब आगे हम राष्ट्रीय आय गणना की मदों को जानेंगे। राष्ट्रीय आय गणना की मदें, ये शामिल की जाने वाले मदें हैं और ये शामिल ना की जाने वाली मदें हैं राष्ट्रीय आय गणना में। गणना वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, सैनिक एवं सुरक्षा सेवाएं, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय, सरकार द्वारा जनता को प्रदान निःशुल्क सेवाएं, लाभांश, भविष्य निधि, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, ब्रोकर्स कमीशन, विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की आय आदि ये शामिल की जाने वाली मदें हैं। और शामिल ना की जाने वाली मदें कौन कौन सी हैं? शेयर और डिबेंचर, पूंजीगत लाभ अथवा हानि, अप्रत्याशित लाभ, मध्यवर्ती भुगतान, अवकाश के समय में किया गया गृह कार्य, स्टॉक की कीमत में वृद्धि और उपहार आदि ये शामिल ना की जाने वाली मदें हैं। इन मदों को एक बार पॉज करके और देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय आकलन के प्रयास क्या रहे थे? वर्ष 1867-68 में दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास किया था। ये आंकड़े इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिए गए थे। फिंडले शिराज, VKRV राव आदि ने भी स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय के आकलन प्रस्तुत किए हैं। स्वतंत्रता उपरांत राष्ट्रीय आय की गणना, अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और पीसी महालनोबिस को इसका चेयरमैन बनाया गया। समिति के दो अन्य सदस्य थे, प्रोफेसर DR गाडगिल और प्रोफेसर VKRV राव। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की सांख्यिकीय गतिविधियों एवं संबंधित मानकों में समन्वय हेतु केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय 1951 में स्थापना की गई। भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण और रोजगार अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये प्रमुख उद्देश्य था। निवेश और पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करना, मानव संसाधन का विकास एवं निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना। इसके साथ ही
तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास की संकल्पना आदि भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता पूर्व से ही प्रयास किए गए। इनकी परिणति स्वतंत्रता उपरांत देश में लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं में परिलक्षित होती है। स्वतंत्रता पूर्व देश में आर्थिक नियोजन के लिए प्रस्ताव 1934 में सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में देश में आर्थिक नियोजन के अपनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुए हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत योजना को कांग्रेस योजना भी कहते हैं। इसके बाद 1944 में बम्बई के 8 प्रमुख व्यापारियों ने अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया तैयार किया, जिसे कि बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसे टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। इसके प्रमुख सदस्य JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई, AD श्रॉफ, आर्देशियर दलाल और जॉन मथाई थे। आर्देशियर दलाल की देखरेख में आयोजन तथा विकास विभाग स्थापित हुआ। इसी वर्ष श्रीमान नारायण द्वारा गांधी योजना प्रस्तुत की गई। इसके बाद 1945 में श्री MN रॉय ने जन योजना प्रस्तुत किया 1945 में। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया गया। जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता उपरांत आर्थिक नियोजन 1950 में सलाहकारी योजना बोर्ड की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना के बाद योजना आयोग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे हम पंचवर्षीय योजनाएं को जानेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। योजना सफल रही थी और इसने लक्ष्य से ज़्यादा विकास दर हासिल किया था। इससे सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना, अनेक सिंचाई परियोजनाएं जैसे भांगड़ा नांगल व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि शुरू की गई पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली। देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था को पहुंचाने का लक्ष्य के साथ शुरू की गई ये योजना सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित मानी जा सकती है। पुनः कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ये योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही थी, जिसके प्रमुख कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और 1965-66 का सूखा। तृतीय पंचवर्षीय योजना विफल रही थी। योजना अवकाश हुआ इसके बाद 1960 से 69 तक प्रथम योजना अवकाश था ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो अवकाश हुआ। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गई। कृषि और उद्योग को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश के कारण भारत पाक युद्ध, सूखा, मूल्य वृद्धि और संसाधनों की कमी थे। आगे बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से 74 तक चली थी। इसका उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना अशोक रुद्र और LNS मान्य द्वारा तैयार ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। योजना जो थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये अशोक रुद्र और LNS मान्य के द्वारा ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि और सिंचाई प्राथमिकता के क्षेत्र थे। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना की विशेषता थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की विशेषता परिवार नियोजन कार्यक्रम थी।
इसमें समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया गया और क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम यानी MRTP एक्ट 1969 और बफर स्टॉक की अवधारणा लागू की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP एक्ट 1969 और बफर स्टॉक की अवधारणा लागू की गई। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली 1978 तक। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता की प्राप्ति थी। इसमें आर्थिक स्थायित्व को उच्च प्राथमिकता दी गई। योजना में 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें गरीबी निवारण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। इसी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, काम के बदले अनाज और अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई जो कि 1977 से 78 में स्टार्ट हुई। इसमें पहली बार गरीबी पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। जनता पार्टी सरकार ने इसे एक वर्ष पहले ही 1978 में समाप्त घोषित कर दिया। अनवरत योजना रोलिंग प्लान 1978 से 80। द्वितीय योजना अवकाश था जो कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ। इस योजना जो कि छठी योजना का प्रथम चरण था, इसको जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। 1980 में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इसे समाप्त कर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 प्रारंभ की गई। अनवरत योजना की संकल्पना गुन्नार मिर्डाल द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के संदर्भ में प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद 1980 से 85 में छठी पंचवर्षीय योजना चली। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन और गरीबी निवारण से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी ट्राइसेम एक्सेट्रा। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार जुटाना, समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था और तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार जुटाना, समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था और तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई। योजना अपने लक्ष्य 5% से ज़्यादा 6.0% विकास दर हासिल करने में सफल रही थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना में मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिया गया था। इसके बाद 1952 से 97 तक 1992 से 97 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना चली। देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये योजना 1990 की जगह 1992 से लागू की जा सकी। इसका प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास था। आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास था। इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की भी शुरुआत की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल दिए जाने की शुरुआत हुई थी। योजना ने अपने लक्ष्य 5.0 से ज़्यादा 6.8 वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त किया। इसके बाद 1997 से 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना रही। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण योजना का आशानुरूप परिमाण प्राप्त नहीं हुआ। प्राथमिकता क्रम में सुधार के क्षेत्र को चुना गया। ये सुधार थे भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार कम करना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आदि। प्राथमिकता क्रम में सुधार के क्षेत्रों में भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी व्यापार कम करना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता तथा प्रौद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आदि। इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था।
इस योजना में निर्धारित लक्ष्य 8% जो निर्धारित लक्ष्य था उसकी वार्षिक वृद्धि दर के करीब 7.6% वार्षिक दर को प्राप्त किया और ये अब तक की सबसे सफल योजनाओं में से एक रही थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। इस योजना का लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। ये अब तक की सबसे सफल योजना रही थी। इस योजना में औसत समवृद्धि दर 8% रही। ये वृद्धि दर अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर थी। इसके बाद 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना रही। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। इस योजना के लक्ष्य हैं विकास दर 8%, कृषि क्षेत्र में 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि करना है। 5 करोड़ रोजगार का सृजन, गरीबी को कम से कम 10% बिंदु तक कम करना, योजना के अंत तक शिशु मृत्यु दर 25 और मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाने और 0 से 6 वर्षों के आयु वर्ग में लिंगानुपात 950 करने का लक्ष्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शिशु मृत्यु दर 25 तथा मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाने और 0 से 6 वर्षों के आयु वर्ग के लिंगानुपात 950 करने का लक्ष्य है। योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% तक लाने का लक्ष्य है। सभी गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना और विद्युतीकरण करना है। राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% के स्तर तक सीमित करना है और इस योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं के लिए रखी गई है। अब एक इम्पोर्टेंट बॉक्स है जिसमें कि नीति आयोग के बारे में दिया है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग का गठन एक संविधानेतर संस्था के रूप में किया गया है। नीति आयोग का गठन एक संविधानेतर संस्था के रूप में किया गया है जिसमें कि एक अध्यक्ष, जो कि अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, एक उपाध्यक्ष और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों का प्रावधान किया गया है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल अथवा प्रशासक होंगे। इसका कार्य नीति आयोग का कार्य एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देशन एवं परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और ग्राम स्तर पर योजना निर्माण के लिए एक समुचित तंत्र के विकास द्वारा सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना है। नीति आयोग का कार्य एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देशन एवं परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा ग्राम स्तर पर योजना निर्माण के लिए एक समुचित तंत्र के विकास द्वारा सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना है। अब आगे हम भारत में मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मुद्रा यानी मनी। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु है जिसे वस्तु एवं सेवाओं के बदले यानी विनिमय के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के प्रकार, कितने प्रकार की मुद्रा है? वस्तु मुद्रा, 5 प्रकार की मुद्रा होती है। वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, बैंक मुद्रा और प्लास्टिक मुद्रा। वस्तु मुद्रा यानी कमोडिटी मनी, धातु मुद्रा यानी मेटेलिक मनी, पत्र मुद्रा यानी पेपर मनी, बैंक मुद्रा यानी बैंक मनी, प्लास्टिक मुद्रा यानी प्लास्टिक मनी। मुद्रा पूर्ति की माप किस तरीके से किया जाता है? तरलता के अंश के आधार पर मुद्रा पूर्ति की माप की जाती है। तरलता के अंश के आधार पर सबसे पहले ये है M0 रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी। M0 बराबर होता है परिसंचरण में मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकों का जमा प्लस RBI के पास अन्य जमा। M1 यानी संकीर्ण मुद्रा, नैरो मनी, संकीर्ण मुद्रा। M1 जो है वो बराबर होता है जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास मांग जमा यानी DD प्लस RBI के पास अन्य जमा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और किसी विदेशी सरकार के पास जमा शामिल नहीं होता है। अंतर बैंक जमा यानी इंटर बैंक डिपॉजिट भी इसमें शामिल नहीं होता है। M2 बराबर होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक जमा राशियाँ। M3 यानी वृहद मुद्रा, ब्रॉड मनी। M3 बराबर होता है M1 प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमा राशियाँ यानी टाइम डिपॉजिट्स। इसे समस्त मुद्रा यानी मनी एग्रीगेट भी कहते हैं। M4 बराबर होता है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में कुल यानी मांग एवं समय जमा दोनों।
अब एक नोट है इम्पोर्टेंट कि एनसीईआरटी में M1 और M2 मुद्रा को संकुचित मुद्रा और M3 और M4 को व्यापक मुद्रा बताया गया है। एनसीईआरटी में M1 और M2 मुद्रा को संकुचित मुद्रा बताया गया है और M3 और M4 को व्यापक मुद्रा बताया गया है। लिक्विडिटी क्या होती है? तरलता। तरलता किसी संपत्ति या फिर साख के मूल्य को प्रभावित किए बिना बाजार में उसे कितनी जल्दी बेचा या खरीदा जा सकता है, उसके स्तर को दर्शाता है। ऐसी संपत्तियां जो पूर्णतः तरल नहीं है लेकिन आसानी से अत्यंत कम हानि पर मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है, नजदीकी मुद्रा यानी नियर मनी या क्वासी मुद्रा, क्वासी मनी कहलाती है, जैसे कि बचत खाता, बॉन्ड एक्सेट्रा। मुद्रा पूर्ति मापों की तरलता क्रम है M1 ग्रेटर देन M2 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4। आगे हम भारत में मुद्रा और करेंसी के बारे में जानेंगे। वर्ष 1935 में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार आरबीआई को दिया गया। उसके बाद स्वतंत्रता पूर्व पत्र मुद्रा पर जॉर्ज पंचम और जॉर्ज सस्टम के चित्र अंकित किए गए थे। स्वतंत्रता पहले 1947 में पत्र मुद्रा पर अशोक स्तंभ के सिंहों के चित्र अंकित किए गए थे। 1947 में पत्र मुद्रा पर अशोक स्तंभ के सिंहों के चित्र अंकित किए गए थे और स्वतंत्रता से पहले पत्र मुद्रा पर जॉर्ज पंचम और जॉर्ज सस्टम के चित्र अंकित किए गए थे। 1935 में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार आरबीआई को दिया गया था। 1987 में पहली बार महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपए के नोट जारी किए गए। 1987 में एक रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत होता है, जिस पर कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का जो नोट होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गत होता है, जिस पर कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और बाकी जो नोट होते हैं उनका निर्गमन आरबीआई के द्वारा होता है, जिन पर कि आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। आरबीआई के द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। वित्तीय प्रणाली कैसी है? ये संस्थाओं, आर्थिक साधनों और बाजारों का समूह है जो कि अर्थव्यवस्था में बचत बढ़ाने और उनका कुशलतम एवं इष्टतम प्रयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, मुद्रा बाजार और सबसे पहले हम मुद्रा बाजार के बारे में जानते हैं। वो बाजार जिसमें कि उच्च तरलता और बहुत कम परिपक्वता अवधि वाले वित्तीय साधनों का कारोबार होता है। मुद्रा बाजार वो बाजार जिसमें कि उच्च तरलता और बहुत कम परिपक्वता अवधि वाले वित्तीय साधनों का कारोबार होता है। इन साधनों द्वारा रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा नियंत्रित करता है। इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, असंगठित मुद्रा बाजार और संगठित मुद्रा बाजार। असंगठित मुद्रा बाजार ऐसा मुद्रा बाजार जिसकी गतिविधियां विनियमित नहीं होती है, जैसे कि चिट फंड, स्थानीय देशी बैंकर, साहूकार एक्सेट्रा। संगठित मुद्रा बाजार, इस बाजार की गतिविधियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित और विनियमित होती है। इस बाजार के विनियमन के साधन हैं संगठित मुद्रा बाजार के ट्रेजरी बिल। ये अल्प अवधि की प्रतिभूतियां होती हैं जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है। इनका निर्गमन सरकार के लिए आरबीआई के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में आरबीआई के द्वारा 91, 182 और 364 दिनों के ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। ये सरकार के लिए अल्प अवधि निवेश के रास्ते भी खोलते हैं और बैंकिंग संस्थानों के एसएलआर जरूरतों में मदद भी करते हैं। जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसे बैंक अपने ग्राहकों को अधिसूचित अवधि के लिए निर्दिष्ट स्थिर इसे जमा प्रमाण पत्र को बैंक अपने ग्राहकों को अधिसूचित अवधि के लिए निर्दिष्ट स्थिर ब्याज दर पर अपने तात्कालिक धन की कमी की पूर्ति के लिए जारी करता है। ये विनिमय यानी नेगोटिएबल और विपणन योग्य द्वारा होता है, जो कि अखिल भारतीय वित्त संस्थानों द्वारा 1 से 3 वर्षों और बैंकों के द्वारा 7 से 364 दिनों तक के लिए जारी किया जाता है। जमा प्रमाण पत्र। वाणिज्य पत्र, कमर्शियल पेपर, ये एक असुरक्षित अल्पकालिक ऋण साधन है जो कि नियमों या वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अपनी अल्पकालिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए जारी किया जाता है। वाणिज्यिक पत्र, ये पत्र न्यूनतम 7 दिनों और अधिकतम 1 साल के लिए जारी किया जा सकता है।
वाणिज्य बिल, कमर्शियल बिल, ऐसा लिखित आदेश जो कि एक पार्टी द्वारा भविष्य की एक निश्चित तिथि को दूसरी पार्टी को भुगतान के लिए बाध्य करता है। ये अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं यानी AIFI, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों यानी NBFCs, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, मर्चेंट बैंकों, सहकारी बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनियों के द्वारा जारी किया जाता है वाणिज्यिक बिल। कॉल मुद्रा बाजार, कॉल मनी मार्केट, ये एक अंतर बैंक यानी इंटर बैंक मुद्रा बाजार है जिसमें कि एक दिवसीय धन का लेन देन होता है। कॉल मुद्रा बाजार अंतर बैंक मुद्रा बाजार है जिसमें कि एक दिवसीय धन का लेन देन होता है, जिसे कि ओवरनाइट बोरिंग कहते हैं। इसकी कॉल दर रात भर की दर के रूप में जाना जाता है। इसकी कॉल दर को रात भर की दर के रूप में जाना जाता है। इस बाजार से उधार प्रतिभूतियों या बिना प्रतिभूतियों के भी लिया जा सकता है। इस बाजार से उधार प्रतिभूतियों या बिना प्रतिभूतियों के भी लिया जा सकता है। यहाँ से अधिकतम 14 दिनों के लिए उधार लिया जा सकता है, लेकिन दरें भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंक ऋण आवंटित करने के साथ ऋण लेते भी हैं। वहीं LIC, GIC, UTI, IDBI और नाबार्ड केवल ऋण आवंटनकर्ता के रूप में कार्य करता है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड पेशेवर रूप से प्रबंधित निवेश योजना होती है जो कि आमतौर पर एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा चलाया जाता है, जो कि लोगों के पैसे का निवेश स्टॉक, बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों में कुशलता के साथ करता है, जिससे जोखिम की संभावना न्यूनतम होती है। भारत में 1963 में स्थापित यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी UTI प्रथम म्यूचुअल फंड थी। 1963 में भारत में स्थापित पहली जो म्यूचुअल फंड कंपनी थी वो UTI थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। रेपो और रिवर्स रेपो रेट, जब कोई समझौते या विकल्प के साथ कोई प्रतिभूति किसी को बेचता है, जब कोई समझौते या विकल्प के साथ कोई प्रतिभूति किसी को बेचता है कि वो उसे एक निश्चित अवधि के बाद क्रय कर लेगा, तब इसे पुनर्क्रय विकल्प या रेपो कहते हैं। और जब कोई क्रेता इस समझौते के अंतर्गत कोई प्रतिभूति क्रय करता है कि एक निश्चित अवधि के बाद उसे विक्रेता को बेच देगा, तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। भारत में रेपो और रिवर्स रेपो का प्रचलन RBI और बैंकों के बीच होता है। नगद प्रबंधन बिल यानी कैश मैनेजमेंट बिल, अल्पावधि बिल जिसका उपयोग केंद्र सरकार की तात्कालिक धन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है, वो होता है नगद प्रबंधन बिल। इसकी परिपक्वता अवधि 91 डेज से कम होती है, 91 दिनों से कम होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या संरचना है इसकी? केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। रिजर्व बैंक ने RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू कर दिया है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1947 तक बर्मा, म्यांमार में, जो कि म्यांमार में है, वहाँ की सरकार और 1948 तक पाकिस्तान सरकार के बैंकर के रूप में कार्य किया था। RBI के प्रथम गवर्नर सर आर्चबोल्ड स्मिथ थे। RBI के फर्स्ट जो गवर्नर थे वो सर आर्चबोल्ड स्मिथ थे। आर्चबोल्ड स्मिथ। राष्ट्रीयकरण के समय 1 जनवरी 1949 को इसके गवर्नर CD देशमुख थे। RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक के कार्य क्या क्या हैं? प्रमुख, ये पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। इसके तहत 2 रुपये से लेकर के 10,000 तक के नोटों का निर्गमन कर सकता है। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों के बैंक का कार्य करता है RBI। बैंकों के बैंक के रूप में ये बैंकों के अंतिम ऋणदाता की भूमिका अदा करता है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण के लिए ये मौद्रिक नीति के निर्माण का कार्य करता है।
रिजर्व बैंक रुपए की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करता है। आरबीआई की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करता है और विदेशी मुद्रा भंडार के परिरक्षक यानी कस्टडियन का कार्य करता है। आगे हम इस बॉक्स में साख नियंत्रण के तरीके और मौद्रिक नीति के उपाय को जानेंगे। तो ये है क्वांटिटेटिव मेजर और ये है क्वालिटेटिव मेजर, यानी ये परिमाणात्मक या मात्रात्मक उपाय है और ये चयनात्मक अथवा गुणात्मक उपाय है। तो क्वांटिटेटिव मेजर है साख नियंत्रण के बैंक दर और इसका चयनात्मक या गुणात्मक उपाय होता है न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण। सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी MSF, ये साख नियंत्रण के तरीके और मौद्रिक नीति के उपाय हैं। सीमांत स्थायी सुविधा दर और क्वांटिटेटिव मेजर है खुले बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन सुविधा यानी LAF, रेपो, रिवर्स रेपो। तरलता समायोजन सुविधाएं में रेपो है, रिवर्स रेपो रेट है और परिवर्तनीय कोष अनुपात यानी VRR, जिसमें नगद कोषीय भुगतान, नगद कोष अनुपात CRR और वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR है। और साख नियंत्रण के तरीके और मौद्रिक नीति के उपाय हैं चयनात्मक अथवा गुणात्मक उपाय, न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव और साख मापदंड निर्धारण और साख स्वीकृतिकरण योजना। ठीक है, ये इसके क्वांटिटेटिव मेजर हैं साख नियंत्रण के या अथवा मौद्रिक नीति के, और ये क्वालिटेटिव है यानी गुणात्मक उपाय। परिमाणात्मक या मात्रात्मक उपाय है बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी MSF, खुले बाजार की क्रियाएं, लाफ यानी तरलता समायोजन सुविधा जिसमें रेपो, रिवर्स रेपो है, परिवर्तनीय कोष अनुपात यानी VRR जिसमें नगद कोष अनुपात है CRR और वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR है। और इसका गुणात्मक उपाय है न्यूनतम सीमा या मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, साख मापदंड निर्धारण और साख स्वीकृतिकरण योजना। गुणात्मक तरीकों की तुलना में मात्रात्मक तरीके ज़्यादा प्रभावी हैं। मात्रात्मक तरीकों में SLR, CRR में परिवर्तन अनिवार्य रूप से तरलता को प्रभावित करेगा, जबकि बैंक दर, रेपो, रिवर्स रेपो, खुले बाजार की क्रियाओं में ऐसी अनिवार्यता निहित नहीं रहती है। रेपो और रिवर्स रेपो तरलता समायोजन के अल्पकालिक और बैंक दर, CRR और खुले बाजार की क्रियाएं दीर्घकालिक उपाय होती हैं। आगे हम बात करते हैं बैंक दर के बारे में। बैंक रेट, वो दर जिस पर रिजर्व बैंक बिलों की पुनर्कटौती करता है उसको बैंक दर कहते हैं। ये वो दर होती है जिस पर कि रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घ अवधिक ऋण देता है। ये दर वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर में वृद्धि करने पर वाणिज्यिक बैंक RBI से दीर्घकालीन ऋण कम लेंगे, बैंकों के पास पूंजी की मात्रा यानी तरलता में कमी होगी। इसके बाद वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांगों में कमी यानी अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी हो जाएगी। इससे उपभोग व्यय और निवेश व्यय में गिरावट होगी यानी समग्र मांग में कमी हो जाएगी। और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी यानी मुद्रास्फीति नियंत्रण होगी। और बैंक दर में कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंक RBI से दीर्घकालीन ऋण अधिक लेंगे, बैंकों के पास पूंजी की मात्रा यानी तरलता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही इसके बाद वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कमी हो जाएगी। निवेशकर्ताओं और परिवारों के द्वारा साख की मांग में वृद्धि यानी अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि हो जाएगी। उपभोग व्यय हो जाएगा, निवेश व्यय में वृद्धि यानी समग्र मांग में वृद्धि होगी। और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी यानी मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण होगा। रेपो और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वो दर जिस पर कोई वाणिज्यिक बैंक देश के केंद्रीय बैंक, भारत में RBI बैंक, देश में केंद्रीय बैंक से अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार लेता है वो रेपो रेट कहलाता है। और केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जिस दर पर उधार लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।
भारत में आरबीआई और वाणिज्यिक बैंकों के बीच रेपो और रिवर्स रेपो दर पर लेन देन स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में होता है। तो रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? रेपो दर में वृद्धि करने पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालीन ऋण कम मात्रा में लेंगे और इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा यानी तरलता में कमी होगी। तरलता में कमी होगी, उसके बाद वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी होगी, यानी अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी। उपभोग व्यय और निवेश व्यय में गिरावट, यानी समग्र मांग में कमी हो जाएगी। तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी यानी मुद्रास्फीति नियंत्रण होगी रेपो दर में वृद्धि करने पर। और बैंक दर में कमी करने पर मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण होगा। बैंक दर में वृद्धि करने पर मुद्रास्फीति नियंत्रण होगा। रेपो दर में कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा? रेपो दर में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालीन ऋण अधिक मात्रा में लेंगे और इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा यानी तरलता में वृद्धि होगी। तरलता में वृद्धि होगी तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कमी होगी। निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में वृद्धि होगी, यानी अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होगी। उपयोग व्यय और निवेश व्यय में वृद्धि होगी। उपभोग व्यय और निवेश व्यय में वृद्धि होगी, यानी समग्र मांग में वृद्धि होगी। तो रेपो दर में कमी करने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि यानी मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण होगा। अब एक इम्पोर्टेंट नोट है, बैंक दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋणों के लिए किया जाता है। रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालीन ऋणों के लिए किया जाता है। बैंक दर का यूज आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋणों के लिए किया जाता है और रेपो दर का यूज आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालीन ऋणों के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालिक ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे और इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा यानी तरलता में कमी होगी। तरलता में कमी होगी तो बाजार में तरलता में कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी तो निवेशकर्ता और परिवार द्वारा साख की मांग में कमी हो जाएगी, यानी अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी हो जाएगी। तरलता में कमी हो जाएगी तो उपभोग व्यय और निवेश व्यय में गिरावट हो जाएगी, यानी समग्र मांग में कमी हो जाएगी। तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी यानी मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगा। और रिवर्स रेपो दर में कमी करने पे क्या होगा? कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा? वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकालीन ऋण कम मात्रा में उपलब्ध कराएगा और इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा यानी तरलता में वृद्धि हो जाएगी। तरलता में वृद्धि हो जाएगी तो बाजार में तरलता में वृद्धि होगी और इसके परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में कमी हो जाएगी। ब्याज दरों में कमी हो जाएगी तो निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में वृद्धि हो जाएगी, यानी अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि होगी। तो उपभोग व्यय और निवेश व्यय में वृद्धि यानी समग्र मांग में वृद्धि हो जाएगी। तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि यानी मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण होगा। रिवर्स रेपो रेट में कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा कि मुद्रा अपस्फीति नियंत्रण हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं एमएसएफ रेट के बारे में, यानी सीमांत स्थायी सुविधा दर के बारे में। इसके तहत बैंक अपनी निवल मांग और सावधि देयताओं यानी एनडीटीएल सावधि देयताओं के 1% तक का ऋण रात भर के लिए प्राप्त कर सकते हैं। बैंक इसका उपयोग अपनी तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। एमएसएफ का उपयोग बैंक अपनी तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। एमएसएफ दर का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। प्रधान उधारी दर यानी प्राइम लेंडिंग रेट वो न्यूनतम दर जिस पर कि कोई बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को उधार देता है वो प्राइम लेंडिंग रेट कहलाता है। आधार रेट क्या होता है? आरबीआई के द्वारा पीएलआर प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 के आधार दर प्रणाली को लागू किया गया है। इसके अनुसार आधार दर वो दर है जिससे निजी ब्याज दर पर कोई भी बैंक उधार नहीं दे सकता है। इसमें आधार दर का निर्धारण फंड की लागत के अनुसार होता है।
इसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम की उधार देने की दरों में पारदर्शिता लाना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, यानी खुले बाजार की क्रिया। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। स्विच ऑपरेशन, आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों, सामान्यतः अल्प अवधि वाली प्रतिभूतियों का क्रय करना और उसके स्थान पर दूसरी प्रतिभूतियों, लंबी अवधि वाली, का विक्रय करना, जिससे प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि लंबी हो जाए, वो स्विच ऑपरेशन कहलाता है। लैफ क्या है, यानी तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये बैंकों की अल्पकालीन तरलता को वांछनीय रूप से समायोजित करने का एक प्रभावी मौद्रिक अस्त्र है, जो कि बैंकों को पुनर्क्रय समझौते के आधार पर उधार लेने देने की सुविधा प्रदान करता है। आरबीआई लैफ के तहत रेपो और रिवर्स रेपो के माध्यम से प्रतिदिन आधार पर तरलता समायोजन करता है। नरसिम्हा समिति सेकेंड 1998 की सिफारिश पर 2000 में लैफ को लागू किया गया है। नरसिंह समिति द्वितीय की सिफारिश पर वर्ष 2000 में एलएएफ को लागू किया गया है। सीआरआर क्या है, नगद कोष अनुपात। अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमा देयता, यानी मांग जमा प्लस समय जमा, इसका एक निश्चित अनुपात नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसे ही सीआरआर कहते हैं। इसका निर्धारण समय समय पर आरबीआई द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सीआरआर 4% है। नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि सीआरआर में वृद्धि कर दे तो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखनी होगी, तो वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आ जाएगी, बैंकों के पास तरलता में कमी और ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी, निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी हो जाएगी, यानी उपभोग व्यय और निवेश व्यय में गिरावट होगा। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की कमी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आ जाएगी, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी हो जाएगी, यानी मुद्रास्फीति नियंत्रण होगा। सीआरआर में वृद्धि करने पर मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगा। सीआरआर में कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा? सीआरआर में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास पहले की अपेक्षा कम पूंजी रखनी होगी, वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि होगी, बैंकों के पास तरलता में वृद्धि और ब्याज दर में कमी होगी, निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में वृद्धि होगी, यानी उपभोग व्यय और निवेश व्यय में वृद्धि होगी, तो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में वृद्धि होगी। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, यानी मुद्रास्फीति अवस्फीति नियंत्रण होगा। सीआरआर में कमी करने पर मुद्रा अवस्फीति नियंत्रण होगा। आगे हम बात करते हैं एसएलआर के बारे में। एसएलआर क्या है, यानी वैधानिक तरलता अनुपात। वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास अपनी जमा का एक निर्धारित प्रतिशत, यानी अधिकतम 40% नकद, सोना, विदेशी मुद्रा या स्वीकृति प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य है, जिसे कि एसएलआर कहते हैं। एसएलआर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर में वृद्धि करने पर वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखनी होगी, जिससे बैंकों के पास तरलता में कमी होगी, वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी और ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी, निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में वृद्धि, यानी उपभोग व्यय और निवेश व्यय में गिरावट आ जाएगी, तो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी हो जाएगी, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी, यानी मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगा। एसएलआर में वृद्धि होने पर मुद्रास्फीति नियंत्रण होगा। एसएलआर में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास पहले की अपेक्षा कम पूंजी रखनी होगी, जिससे बैंकों के पास तरलता में वृद्धि होगी। इससे वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि और ब्याज दरों में कमी हो जाएगी। निवेशकर्ताओं और परिवार द्वारा साख की मांग में वृद्धि, यानी उपभोग व्यय और निवेश व्यय में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में वृद्धि होगी, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, यानी मुद्रा अवस्फीति नियंत्रण होगा।
आगे हम भारतीय बैंक का इतिहास जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे।